हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि बिहार का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित दो वीडियो अपलोड करूंगा। पहला वीडियो जो कि 1857 के विद्रोह से लेके जो बिहार में असहयोग आंदोलन में क्या योगदान रहा है उस पर चर्चा मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कर दिया है। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप एक बार देख लें इसको। आज का जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें बिहार का जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो पार्ट 2 है, दूसरा वीडियो वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। वो है जो बिहार में जो साइमन कमीशन का जो आने से जो विरोध हुआ था उससे लेकर जो भारत के स्वतंत्र होने तक जो बिहार में जो जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो प्रमुख व्यक्तित्व है, उनकी चर्चा मैं आज करूंगा। इसके साथ जो तीसरा वीडियो जो मैं कल अपलोड करूंगा उसमें जो बिहार का स्वतंत्रता संग्राम है उससे जो संबंधित जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा। ये 50 वही क्वेश्चन होंगे जिनकी जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की काफी अधिक संभावना है। आज ये है बिहार में समाजवादी आंदोलन। जो 1917 में जो रूस की जो क्रांति हुई थी उसके बाद समाजवादी विचारों का प्रचार प्रसार काफी अधिक हुआ था। बिहार में भी समाजवादी जो विचारधारा था उनको प्रसार हम देखते हैं। यहाँ पे जो किसानों तथा मजदूरों को संगठित था उनमें राजनीतिक चेतना जगाने का काम समाजवादी आंदोलन ने किया। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तीन पार्टी या संगठन है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग सोशलिस्ट को समाजवादी भी कहते हैं। तो बिहार समाजवादी पार्टी नामक एक संगठन, बिहार समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस समाजवादी पार्टी। हम लोग देखते हैं कि बिहार में 1931 में गंगाधर सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। लेकिन जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है उसकी औपचारिक स्थापना होती है 1934 में, जो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल है वहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। इसके जो अध्यक्ष है उसको आचार्य नरेंद्र देव तथा इसको सचिव है, सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण को बनाया जाता है। इसके जो अन्य मेंबर है उसका भी नाम आपको याद रखना आवश्यक है कि इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके जो अदर मेंबर हैं वो है रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल वारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह। इसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसकी भी स्थापना पटना में होती है अक्टूबर 1934 में। इसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव तथा इसके जो जयप्रकाश नारायण दोनों मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। इसके जो अदर मेंबर है अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, कमला देवी चट्टोपाध्याय, गंगा शरण सिन्हा, यूसुफ मेहरान। तो कुछ नाम इसको याद रखिए, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी एक संगठन है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना होती है 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1934 में पटना में। तो तीनों अलग अलग चीज़ है, तीनों आप इसको ध्यान रखिएगा। अब किसान सभा हम लोग देखते हैं कि जो 1922-23 में ही मुंगेर में किसान सभा का गठन होता है शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह द्वारा। लेकिन जो इसकी जो औपचारिक स्थापना होती है औपचारिक ढंग से वो 1928 ईस्वी में होती है। इसमें स्वामी सहजानंद काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जो नवंबर 1929 में सोनपुर में मेला जो लगता है, हरहल मेला जो छपरा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, वहाँ पे इसकी एक प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना की जाती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो स्वामी सहजानंद चुने जाते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन होता है उसमें भी उसके अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती चुने जाते हैं। तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो बिहार में जो किसान सभा के अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती चुने जाते हैं, और जो अखिल भारतीय स्तर पे जो 1936 में जो स्थापना होती है स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। इसके महासचिव प्रोफेसर एन.जी. रंगा जो कि काफ़ी कम्युनिस्ट नेता हैं, प्रमुख कम्युनिस्ट नेता, वो चुने जाते हैं। तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले ही बिहार में किसान सभा का गठन कर लिया जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1929 में ही गठन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 1936 अखिल भारतीय स्तर पर 1936 में होती है। लेकिन ये है कि
जमींदार लोग काफ़ी हताहत थे। जो मजदूरों एवं किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, तो उसी से प्रेरित होकर जो यहाँ पे जमींदार वर्ग थे, उन्होंने यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की सितंबर 32 में। तो इसको भी याद रखिएगा, ये किसानों को जो आंदोलन हो रहे थे उसके अगेंस्ट में जो वहाँ पे जमींदार वर्ग थे, उनके द्वारा यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1929 में वल्लभ भाई पटेल, जो कि काफ़ी मेन नेता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार आते हैं और ये भी इन्होंने भी किसानों को चेतना जगाने का काम करते हैं। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये घटना, आप इसको याद रखिए। अब साइमन कमीशन था कि भारत सरकार अधिनियम 1919, या इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसमें एक प्रावधान था कि 10 वर्षों के बाद जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जो प्रोविजन किए गए हैं उसकी समीक्षा की जाएगी 10 वर्षों के बाद। इसी क्रम में 1928 में साइमन कमीशन आया था, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो भी प्रगति हो रही थी, जो प्रोग्रेस हो रहा था, उसका जांच करना था। लेकिन चूंकि भारतीय लोगों को कहना था, जो भारतीय लोग थे, कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो प्रोविजन है उससे जो भारतीय लोग डायरेक्ट रूप से प्रभावित हैं, इसलिए इसका जो इम्पैक्ट भी पड़ा है वो भारतीयों पे पड़ा है। इसलिए इसको समीक्षा के क्रम में भारतीय लोगों को भी मेंबर बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसको हम लोग देखते हैं कि साइमन कमीशन के जो मेंबर है वो सभी अंग्रेज थे, इसमें इसीलिए भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया। बिहार के संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में 12 दिसंबर को जो पटना में जब साइमन कमीशन आता है, तो 24 दिसंबर को रांची में जब साइमन कमीशन आता है, तो उसको काले झंडे दिखाकर बहिष्कार किया जाता है। तो याद रखिएगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा एक इंपॉर्टेंट नाम है जो साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व करते हैं बिहार में। अब सबने अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन का जो बहिष्कार हुआ था, अभी मैंने जो चर्चा किया था, साइमन कमीशन के बहिष्कार करने पे जो लॉर्ड बर्किनहेड थे, उन्होंने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी थी और कहा था कि भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाने योग्य नहीं है। इसी चुनौती को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार किया और 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिन्होंने आगे चल के नेहरू रिपोर्ट पेश किया। दिसंबर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में जो अधिवेशन होता है, उसमें कहा जाता है कि 1 वर्ष के अंदर ही भारत को स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा अगर नहीं दिया जाता है तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। हम लोग देखते हैं कि इसी 26 जनवरी, इतना इंपॉर्टेंट ये डेट है, इसी 26 जनवरी के आधार पर जो गणतंत्र दिवस होता है वो हर एक वर्ष हम लोग मनाते हैं। तो 26 जनवरी यहीं से लिया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो सबना अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी नमक कानून को तोड़ने के लिए अपने जो 78 समर्थक थे, उनमें 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो अपने साबरमती आश्रम जो गुजरात में, वहाँ से दांडी तक यात्रा करते हैं। जो 78 जो समर्थक हैं, उसमें एक बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि गिरिवरधारी चौधरी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। 78 जो स्वयंसेवक थे उसमें गिरिवरधारी चौधरी, तो इसको याद रखिए आप लोग। बिहार में भी 15 अप्रैल को चंपारण तथा सारण जिले में जो नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आंदोलन की शुरुआत की जाती है। हम लोग देखते हैं कि कई शहरों में जो सबने बन गया, जो दांडी मार्च गांधी के द्वारा किया जाता है, उसके समर्थन में पटना में जगत नारायण लाल के द्वारा, मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह के द्वारा, तथा मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह तथा दरभंगा में सत्यनारायण सिंह के द्वारा इनके समर्थन में यहाँ भी प्रदर्शन किया जाता है। इसी बीच गांधी जी को 5 मई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसको गिरफ्तार करने के बाद यरवदा जेल में रखा जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि सबने बंगी आंदोलन के दौरान जो दांडी मार्च के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा जाता है, तो यरवदा जेल, इसको याद रखिए आप लोग। लेकिन जो गांधी जी के जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उसके बाद अब्बास तैयबजी इसके नेता चुने जाते हैं। लेकिन इनकी जब गिरफ्तारी हो जाती है तो श्रीमती सरोजनी नायडू जो सबने बंगी आंदोलन था इसका नेतृत्व करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। इसका जो सबने बंगी आंदोलन का प्रसार हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद जिले, शाहाबाद हो गया आपका
आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये सब एरिया में भी इसका जो सविनय अवज्ञा का प्रचार प्रसार काफ़ी जोरों पर हम लोग देखते हैं। मुजफ्फरपुर में राम दयालु सिंह, ठाकुर रामानंद और जनक धारी प्रसाद ने नेतृत्व किया था। इसी अनुसार 1930 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्र एवं शराब की दुकान पर धरना देते हैं। जो सर अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की जाती है, क्योंकि जो विदेशी वस्तुओं एवं शराब की दुकान पर जो धरना दे रहे थे, इसमें स्वदेशी जो अपने देश में बने हुए जो स्वदेशी वस्त्र है उसकी मांग की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सर अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना की जाती है। अब इम्पोर्टेंट है चौकीदारी कलबंदी आंदोलन। पूर्वी बिहार है, इसमें ये आंदोलन स्टार्ट होता है। एक्चुअली चौकीदारी कर वसूली के विरोध में आंदोलन चालू होता है, लेकिन ये सबना अवज्ञा आंदोलन का काफी पार्ट बन जाता है। एक्चुअली सबना अवज्ञा आंदोलन का चौकीदारी का एक पार्ट नहीं था, एक भाग नहीं था, लेकिन बिहार में पूर्वी जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, वहाँ से स्टार्ट होकर ये सबना अवज्ञा आंदोलन का ही पार्ट बन जाता है। ये जो मुख्य सारण, चंपारण, शाहाबाद, मुंगेर, पूर्णिया, पटना जिला में इसकी शुरुआत होती है बाद में चल के। ये नंगी हड़ताल जो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए जो बिहार के जो छपरा जिला में है, वहाँ पे जो कैदी थे वो विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी वस्त्र की मांग कर रहे थे। उनको स्वदेशी वस्त्र नहीं दिया गया, इसी कारण वो कपड़ा पहनने से इनकार कर दिए और नंगे ही रहना स्टार्ट किए। इसीलिए उसको नंगी हड़ताल करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, बिहार के छपरा जिला में जो इसकी शुरुआत होती है। ये नरवासपिंड आंदोलन ये पटना जिला में ही है। यहाँ पे भी 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक नरवासपिंड चरो का नारा लगाया जाता है। इसमें नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो अमकांत सिंह कर रहे थे। तो इसको इंपॉर्टेंट कुछ नाम है, इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग। इसी बीच 30 जून को कांग्रेस को अवैध इलीगल घोषित कर लिया जाता है। तो 4 जनवरी 1930 को राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, कृष्ण वल्लभ सहाय को बंदी बना लिया जाता है। इसी बीच गांधी जी का गांधी इरविन समझौता होता है। तो गांधी जी लंदन जाके वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, लेकिन गांधी जी को असफलता ही हाथ लगती है। उसके बाद पुनः सबना अवज्ञा स्टार्ट किया जाता है। इसी क्रम में 26 जनवरी 1932 को पुनः स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है तथा मोतीहारी गोलीकांड होता है, उसमें कई लोग मारे जाते हैं। इसी बीच जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उन्हें 7 अप्रैल 1934 को आंदोलन के जो पोस्टपोन करने का प्रस्ताव रखता है, जिसकी जो समर्थन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी करती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए। यह है कि जब सबने अवज्ञा आंदोलन बंद हो जाता तो गांधी जी जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान करते हैं 1940 में। तो अखिल स्तर पे देखते हैं तो जो पहला सत्याग्रही चुने जाते हैं वो विनोबा भावे हैं, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू हैं। लेकिन बिहार के संदर्भ में देखते हैं तो हम लोग श्री कृष्ण सिंह, जो कि आगे चल के जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने, श्री कृष्ण सिंह प्रथम सत्याग्रही चुने जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के प्रथम सत्याग्रही कौन था, तो श्री कृष्ण सिंह इसका आंसर होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक फॉरवर्ड ब्लॉक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सुभाष चंद्र बोस जब त्रिपुरी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन गांधी जी से उनका विवाद हो जाता है। इसी विवाद के क्रम में वो 1939 में ही जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो बिहार में इसको जो सर्व प्रमुख नेता है वो सिलवर्द याजिम है। तो इसको सिलवर्द याजिम थोड़ा याद रखिएगा, ये फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित है। अब भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार का क्या योगदान रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर लिया जाता है। गांधी जी घोषणा करते हैं कि मैं देश के बालू से भी, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इसका मतलब गांधी जी आर पार के मूड में थे, अंग्रेजों से युद्ध मतलब आर पार के मूड में थे। इसी कारण उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है, लेकिन उसी समय 9 अगस्त को ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिर्फ गांधी जी को नहीं, कांग्रेस कार्य समिति के जितने भी सदस्य थे सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगे खान महल
जो पूना जो महाराष्ट्र में है वहाँ के आगा खाम महल में रखा जाता। तो कांग्रेस कार्य समिति के जितने भी मेंबर थे, दूसरे मेंबर, उसको अहमदनगर दुर्ग में रखा जाता। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी बीच जो वर्धा में जुलाई 1942 में जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जाता, उसी संदर्भ में 31 जुलाई 1942 को राजेंद्र प्रसाद ने भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक बुला के जो भावी संघर्ष होने वाले थे, जो अंग्रेजों के साथ करो या मरो का जो आह्वान होने वाला था, उसके लिए यहाँ पे एक बैकग्राउंड तैयार उन्होंने किया। इसी बीच 9 अगस्त को जो सरकार के द्वारा कांग्रेस को इलीगल संगठन घोषित कर दिया जाता है। तो 9 अगस्त को ही बिहार में राजेंद्र प्रसाद, मथुरा प्रसाद, फुलेना प्रसाद वर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि जो उसमें तो महाधिवक्ता थे बिहार के, श्री बलदेव शाह, उन सरकारी नीति के विरोध में उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता। तो बलदेव शाह काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको थोड़ा याद रखिए, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सचिवालय गोलीकांड, जो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार ने काफी प्रमुख भूमिका निभाई थी। यहाँ के जो छात्र थे काफी बढ़ चढ़ के इन्होंने भाग लिया था। उसी क्रम में 11 अगस्त 1942 तो विद्यार्थियों का एक जुलूस पटना के जो सचिवालय गेट है, पूर्वी गेट, वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए वहाँ पे पहुंचे। उसी समय जो पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी जो उस समय के जो डीएम थे पटना के, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया और 7 जो स्टूडेंट थे वो शहीद हो गए। इनका नाम है उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। ये नाम 7 जरूर याद रखिए, क्वेश्चन आ भी सकते हैं, अगर नहीं भी आते हैं तो उनके प्रति हम रिस्पेक्ट शो करने के लिए उनका नाम हम लोग याद रखें, क्योंकि जो सचिवालय गोलीकांड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी याद में जो हम लोग विधानसभा का जो गेट है, पूर्वी गेट, वहाँ पे हम लोग इनकी देखते हैं कि इनका स्मारक बना हुआ है। तो जो 11 अगस्त को जो गोलीकांड होता है, उसी क्रम में 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल आयोजित की जाती है। पटना के गांधी मैदान में जगत नारायण की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसमें सरकार के जितने भी साधन हैं उनको सभी को ठप करने का आह्वान किया जाता है। इसमें रेल पट्टी उखाड़ने, टेलीफोन लाइन को काट देने, डाकघरों, रेलवे स्टेशन, थानों में आग लगाकर पुलिस पर आक्रमण भी किया जाता है। अब ये जयप्रकाश नारायण, 9 अगस्त को जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर थे सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उस समय कांग्रेस के जितने भी नेता थे या तो अरेस्ट हो चुके थे सरकार के द्वारा या अंडरग्राउंड हो गए थे। तो जयप्रकाश उसी तरह अंडरग्राउंड होके वो नेपाल चले जाते हैं। वहाँ पे आज़ाद दस्ता का गठन उनके द्वारा किया जाता है, जो कि छापामार युद्ध, छिपके प्रहार करने वाला जो युद्ध था उसको ट्रेनिंग देने का काम आज़ाद दस्ता के द्वारा किया जाता है। तो देखते हैं कि 1943 में जो नेपाल के राजविलास जंगल है वहाँ पे आज़ाद दस्ते का पहला ट्रेनिंग शिविर आयोजित किया जाता है, जिसके डायरेक्टर सरदार नित्यानंद सिंह हैं। तो इसको याद रखिएगा कि पहला डायरेक्टर कौन है आज़ाद दस्ते का, वो सरदार नित्यानंद सिंह। आज़ाद दस्ता का स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो पहला जो ट्रेनिंग शिविर था उसके डायरेक्टर थे सरदार नित्यानंद सिंह। इसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो 3 प्रकार के, जितने भी यातायात साधन हो गया, संचार हो गया, उसको क्षति पहुंचाना, जितना भी इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठान हो गया उसको भी क्षति पहुंचाना था, संचार साधनों का, कि उस समय संचार काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। लोगों को दबाने में, जो आंदोलन हो रहा था उसको बारे में पता लगाने के लिए, वहाँ पे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, तो उसको भी ठप करने की बात यहाँ इसमें की गई। अब कुछ इम्पोर्टेंट नाम है यहाँ पे, इसको थोड़ा याद आप लोग रखिए। यहाँ पे सिवान के थाने में राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए फुलेना श्रीवास्तव को गोलियों से मार दिया जाता है। सारण में जगलाल चौधरी, दरभंगा में फूलानंद पैतिक, सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने व्यापक भूमिका निभाई थी भारत छोड़ो आंदोलन में। चंपारण में पृथक सरकार की स्थापना की जाती है। तो छोटा नागपुर के आदिवासी इसको ताना भगत ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में काफी प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ समय के लिए अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया था। तिरहुत प्रमंडल, जिसमें कि अभी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर आते हैं। यहाँ पे 2 महीनों तक जनता का शासन रहा। और बाका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अमरपुर एक जगह है, वहाँ पे भी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाती है। यहाँ पे मतलब अंग्रेजों का शासन कुछ समय के लिए समाप्त हो गया था। इसी समय जो वहाँ पे
इंग्लैंड में गवर्नमेंट चेंज होती है, तो जो वहाँ पे प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो चुने जाते हैं, उन पे जो भारत को स्वतंत्र करने की प्रस्ताव रखते हैं। तो 1946 में जो कैबिनेट कमीशन यहाँ पे आता है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल जो चुने जाते हैं वो जयराम दास दौलतदम तथा प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी चुने जाते हैं। तो थोड़ा याद रखिए इसको। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार प्रांत का गठन कैसे हुआ। इस पे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। तो देखते हैं 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा तथा महेश नारायण के द्वारा जो पृथक बिहार, बंगाल से बिहार को अलग करके एक स्वतंत्र बिहार बनाने के लिए पुस्तिका निकाली जाती है। यहाँ पे शुरुआत होती है सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण के द्वारा। 1906 में ही राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहारी शास्त्र सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें भी पृथक बिहार की मांग की जाती है। पृथक बिहार के समर्थन में जो दूसरे प्रमुख नेता थे वो मजरूल हक, अली इमाम, हसन इमाम के द्वारा भी पृथक बिहार का समर्थन किया जाता है। 1908 में हसन इमाम के अध्यक्षता में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भी स्थापना की जाती है। इसी क्रम में जो दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक दिल्ली दरबार आयोजित की जाती है, जिसमें कि बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक कर दिया, अलग कर दिया करके जो बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाता है, नया प्रांत बनाया जाता है। तो 1 अप्रैल 1912 से विधिवत रूप से बिहार प्रांत का गठन होता है। इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1912 को विधिवत रूप से बिहार प्रांत का गठन होता है। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग करके उड़ीसा एक राज्य बनाया जाता है। उसको जो अगला जो बिहार का डिवीजन होता है वो 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर लिया जाता है। तो बिहार राज्य के गठन और जो वर्तमान सिचुएशन है उस संबंध में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा इसको याद रखिए। अभी बिहार में संवैधानिक प्रगति कैसे होती है, तो इस पे भी है कि 1929 में जो भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, उस प्रांतों में डुअल शासन लागू की गई थी। इसमें था कि कुछ जो शासन है वो वहाँ के मंत्री चलाएंगे तथा कुछ जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है वो चलाएगा। तो बिहार में 29 दिसंबर 1920 को यह आरंभ हुआ। तो बिहार में जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है। तो बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर किसे चुना गया था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका आंसर होगा। इसको थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद भारत 1919 के बाद 1935 में जो अधिनियम भारत सरकार अधिनियम था उसमें है कि प्रांत में स्वायत्त शासन और केंद्र में द्वैध शासन लागू की जाती है। 1935 में ही पहली बार विधायिका में द्वितीय सदन की, जो बिहार है उसमें द्वितीय सदन की व्यवस्था की जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग। 1935 के अधिनियम के अनुसार ही पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी चुनाव होता है। 152 सीट में से बिहार में 107 पे कांग्रेस लड़ती है तथा 98 पे कांग्रेस विजयी घोषित हो जाती है। 24 मार्च 1937 को जो बिहार के तत्कालीन राज्यपाल थे एमजे हैलेट, उनके द्वारा श्री कृष्ण को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण सरकार बनाने से इनकार कर देते हैं। उनका कहना था कि राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं था कि मंत्रियों को वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो स्वतंत्र रूप से शासन चलाना चाह रहे थे, लेकिन वो उनका एक रीजन था कि जो अननेसेसरी राज्यपाल के द्वारा सरकार में हस्तक्षेप किया जाएगा। इस अनुसार वो जो राज्यपाल थे उनसे आश्वासन चाह रहे थे कि मंत्रियों को वैधानिक कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाए। तो श्री कृष्ण सिंह के सरकार बनाने से इनकार करने पे जो उस समय तो इंडिपेंडेंट पार्टी के जो मोहम्मद यूनुस थे उनको सरकार बनाने का आमंत्रित किया गया। जो इंडिपेंडेंट पार्टी के जो मोहम्मद यूनुस थे उनको बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, उसमें मुख्यमंत्री को पद को प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चुने जाते हैं। इसके जो अन्य सदस्य बहाबली कुमार, अजीत सिंह, गुरु सहाय लाल। तो इतना याद रखिए, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो मोहम्मद यूनुस को बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था, इसको विरोध किया गया। बाद में 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा सरकार गठन करने का फैसला लिया जाता है। इसके बाद मोहम्मद यूनुस थे वो सरकार से त्यागपत्र दे देते हैं। मतलब 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार का कैबिनेट का गठन किया जाता है श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा होती है। इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो भारत को भी शामिल कर लेते हैं।
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहना था कि जो भारत की सहमति से ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाना चाहिए था। इसके विरोध में जितने भी कांग्रेस शासित स्टेट थे सभी में रिजाइन दे दिया जाता। इस संदर्भ में 31 अक्टूबर 1939 को बिहार के जो तत्कालीन श्री कृष्ण जी के जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल था वो भी त्याग पत्र दे देता है। अब इम्पोर्टेंट है बिहार के संदर्भ में, बिहार में महिलाओं को काफ़ी आरक्षण दिया जाता है, महिलाओं पे काफ़ी क्वेश्चन अभी आते हैं। तो इसमें इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि बिहार में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो महिलाओं का क्या क्या योगदान रहा। तो कुछ नाम है, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। ऐसे श्रीमती सरला देवी, प्रभावती देवी जो कि जयप्रकाश नारायण की वाइफ हैं, राजवंशी देवी, राधिका देवी काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई कस्तूरबा गांधी के साथ मिलकर, जो कि महात्मा गांधी की वाइफ थी। उनके साथ मिलकर इन लोगों ने बिहार में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। अगर असहयोग आंदोलन के टाइम में देखते हैं तो जो प्रिंस ऑफ वेल्स जो आए थे बिहार में, उसमें श्रीमती सावित्री देवी तथा सरला देवी ने बिहार में उनका बहिष्कार करने का आह्वान किया, उनका नेतृत्व किया। श्रीमती प्रभावती देवी ने गांधी जी के साथ मिलकर 1921 में देशबंधु कोष में धन जमा करने का कार्य किया गया। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौर में हम लोग देखते हैं इसमें नमक कानून तोड़ने का काम किया गया था, डांडी मार्च किया गया था। उसमें हम लोग देखते हैं कि जो संथाल परगना में श्रीमती सैलबाला राय, शाहाबाद में श्रीमती सरस्वती देवी, हजारीबाग में श्रीमती साधना तथा गिरिडीह में श्रीमती मीरा देवी ने नमक कानून तोड़ा। ये झारखंड का सब शहर है लेकिन उसमें झारखंड भी बिहार का एक पार्ट था। अगर बिहार के प्रेफरेंस में देखते हैं तो श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती विंध्याचली देवी ने पटना में, श्रीमती शाह मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर में नमक आंदोलन में भाग लिया गया। तो चौकीदारी कर काफी इंपॉर्टेंट था, चौकीदारी नहीं देने का, चौकीदारी कल का विरोध करने का। इसमें भी श्रीमती चंद्रावती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने काफी प्रमुख भूमिका निभाई थी चौकीदारी कर बंदी आंदोलन में, जो उसमें जो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को जो मृत्युदंड दिया गया था उसके विरोध में श्रीमती कुसुम देवी की अध्यक्षता में आरा में एक सभा का भी आयोजन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में हम लोग देखते हैं तो श्रीमती भगवती देवी के द्वारा पटना में एक महिलाओं का जुलूस जो निकाला जाता उसका नेतृत्व किया गया था श्रीमती भगवती देवी द्वारा। हजारीबाग में श्रीमती सरस्वती देवी, भागलपुर में श्रीमती माया देवी ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कहा जाता है कि गोविंदपुर गांव में जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। छपरा की जो दो महिलाएं हैं श्रीमती शारदा देवी और श्रीमती सरस्वती देवी ने झंडा फहराने के आरोप में उनको कारावास दिया गया था। जो बिहार के खादी आंदोलन में सरला देवी, सावित्री देवी, शारदा देवी, भगवती देवी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो महिलाओं के संबंधी कुछ नाम है, उसको थोड़ा आप लोग एक बार याद रखिए, हो सकता है इससे क्वेश्चन है। तो इसके बाद बिहार के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित दोनों वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूं। तो जो कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम से, उस पर मैं आप डिस्कशन करूंगा। तो आप कृपया बने रहिए मेरे साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो बेल बटन को क्लिक कीजिएगा कि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कैसा आपको वीडियो लगा है। और अभी तक आपने अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं की तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।